नमस्कार और इस नई एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। जरा सोचिए, क्या यह बात हैरान करने वाली नहीं है कि पूरी औद्योगिक दुनिया में इलेक्ट्रिक मोटर के बाद पंप दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मशीन है? बिल्कुल। और आज हम इंडस्ट्रियल पंप्स की इसी विशाल और जटिल दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर तरल पदार्थों यानी फ्लूइड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के पीछे कौन से बुनियादी मैकेनिकल सिद्धांत काम करते हैं। इन भारी भरकम मशीनों की कार्यप्रणाली को अंदर से देखना और समझना, यकीन मानिए, एक शानदार अनुभव होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस पूरे फ्रेमवर्क को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, हम पंपिंग के मूल सिद्धांतों को देखेंगे। दूसरा, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स यानी वॉल्यूम चेंजर्स पर बात करेंगे। तीसरा, रोटरी पंप्स जिन्हें फ्लूइड ट्रैपर्स भी कहा जाता है, उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। और अंत में सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यानी काइनेटिक स्पिनर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। पंपिंग के सिद्धांत, आखिर बेसिक्स क्या कहते हैं। बुनियादी स्तर पर अगर सोचा जाए तो एक पंप आखिर करता क्या है? तकनीकी भाषा में कहें तो एक ऐसी मशीन है जो तरल पदार्थों के स्टैटिक प्रेशर को बढ़ाती है। आसान शब्दों में समझें तो ये फ्लूइड में बाहर से एनर्जी यानी ऊर्जा जोड़ता है ताकि उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक धकेला जा सके। ऊर्जा जोड़ने का ये जो सिद्धांत है ना, यही हर तरह के पंप के काम करने का मुख्य आधार है। चाहे वो आपके घर की छोटी सी मोटर हो या किसी फैक्ट्री का कोई विशाल इंडस्ट्रियल सेटअप, तरल पदार्थ बिना अतिरिक्त ऊर्जा दिए अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। इन्हें हम वॉल्यूम चेंजर्स भी कहते हैं। आइए इस पिस्टन टाइप पावर पंप की वर्किंग को थोड़ा करीब से समझते हैं। इसमें होता क्या है कि एक बाहरी पावर सोर्स जैसे कोई इलेक्ट्रिक मोटर या डीजल इंजन एक पिस्टन को चलाता है। ये पूरी प्रक्रिया अगर आप ध्यान से देखें तो ठीक वैसे ही है जैसे हम साइकिल के पंप से हवा भरते हैं। ये पिस्टन लगातार आगे पीछे मूव करता है, जिससे पंप के अंदर का वॉल्यूम बारी बारी से बढ़ता और घटता है। जब पिस्टन पीछे की तरफ जाता है तो अंदर जगह बनती है और तरल पदार्थ अंदर खिंचाता है। और जैसे ही पिस्टन पूरी ताकत से आगे आता है तो वो उसी तरल पदार्थ को भारी दबाव के साथ बाहर की तरफ धकेल देता है ना? काफी सिंपल। अब इसी कैटेगरी में डायाफ्राम पंप की वर्किंग को देखिए। इसमें एक बहुत ही खास बात होती है। सक्शन और डिस्चार्ज पोजीशन के बीच एक लचीला डायाफ्राम मौजूद रहता है। ये डायाफ्राम क्या करता है कि ड्राइव मैकेनिज्म और प्रोसेस फ्लूइड को एक दूसरे से पूरी तरह अलग रखता है। और ये अलगाव यानी आइसोलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर तब जब हम खतरनाक, जहरीले या तेज़ रसायनों वाले तरल पदार्थों को पंप कर रहे हों। इस शानदार डिज़ाइन की वजह से मशीन के मूविंग पार्ट्स एकदम सुरक्षित रहते हैं और तरल पदार्थ में कोई बाहरी अशुद्धि भी नहीं मिलती। लेकिन इस रेसिप्रोकेटिंग प्रक्रिया का एक बहुत अहम परिणाम भी होता है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये मशीन तरल पदार्थ को स्मूथली नहीं बल्कि धक्के देकर आगे बढ़ाती है। इसलिए इसका फ्लो पल्सेटिंग होता है, यानी इसमें लगातार झटके महसूस होते हैं। अब सोचिए, यदि इस प्रवाह को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये जो लगातार लगने वाले झटके हैं, ये पाइपलाइन और वॉल्व्स को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इस फ्लो को सुचारू बनाने के लिए सिस्टम में अक्सर पल्सेशन डैम्पनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह इन झटकों को सोख लेते हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, रोटरी पंप्स। इनका दूसरा नाम है फ्लूइड ट्रैपर्स, और ये नाम इन्हें क्यों मिला ये अभी आपको समझ आ जाएगा। रोटरी पंप्स की दुनिया वाकई बहुत डाइवर्स है। इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे गियर, लोब, स्लाइडिंग वेन, स्क्रू और हेलिकल पंप्स। इन पंप्स की सबसे बड़ी खूबी, या यूं कह लीजिए इनकी सुपर पावर, ये है कि ये पानी जैसे साधारण तरल पदार्थों के अलावा भारी टार, पेंट या ग्रीस जैसे बेहद गाढ़े और उच्च विस्कोसिटी वाले पदार्थों को भी बिना किसी परेशानी के फंसाकर आगे ले जा सकते हैं। जहां बाकी पंप्स जाम होकर घुटने टेक देते हैं, वहीं रोटरी पंप्स अपने मजबूत डिजाइन की वजह से ऐसे गाढ़े फ्लूइड्स को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर गियर पंप्स को ही ले लीजिए। जब इसके अंदर के गियर्स एक साथ मिलकर घूमते हैं तो उनके दांतों के बीच छोटी छोटी कैविटीज यानी खाली जगहें बनती हैं। तरल पदार्थ इन्हीं गियर्स के दांतों के बीच फंस जाता है, या कह लें कि ट्रैप हो जाता है। फिर गियर्स के लगातार घूमने के साथ साथ ये फंसा हुआ तरल पदार्थ बिना किसी रुकावट के सक्शन से घूमकर सीधा डिस्चार्ज पोर्ट की ओर पहुंच जाता है। इसी तरह इंजीनियरिंग के एक और बेहद इनोवेटिव डिज़ाइन की बात करें तो वो है स्लाइडिंग वेन पंप। इसमें जो रोटर होता है ना, वो केसिंग के सेंटर से थोड़ा हटकर यानी ऑफ सेंटर लगा होता है,
जैसे जैसे ये रोटर तेजी से घूमता है, उसके अंदर लगे वेन्स या ब्लेड्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की ओर खिसकते हैं और केसिंग की अंदरूनी दीवार से लगातार चिपके रहते हैं। तरल पदार्थ इन्हीं ब्लेड्स और दीवार के बीच बनी पॉकेट्स में फंसता चला जाता है और रोटेशन के साथ आगे बढ़ते हुए पूरी ताकत से बाहर निकल जाता है। और अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और सबसे बड़े ग्रुप की ओर, सेक्शन 4, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। इन्हें हम काइनेटिक स्पिनर्स भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप के काम करने के तरीके को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्री बल को समझना होगा। ये एक ऐसा बल है जो किसी भी गोल घूमने वाली वस्तु पर काम करता है और उस पदार्थ को केंद्र से बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करता है। आप इसकी कल्पना एक पार्क में घूमने वाले गोल झूले से कर सकते हैं या फिर एक तेजी से घूमते हुए गीले टायर से, जिससे पानी की बूंदें छिटक कर बाहर गिरती हैं। बिल्कुल यही बाहर की ओर धकेलने वाला बल इस पूरे पंप परिवार की जान है। अगर हम एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के मुख्य हिस्सों को देखें तो ये काफी दिलचस्प है। इसके ठीक बीचों बीच होता है इम्पेलर, जो एक खोखले डिस्क जैसा होता है और तरल पदार्थ को तेजी से घुमाता है। इस इम्पेलर को घुमाने के लिए एक मजबूत शाफ्ट जुड़ा होता है जो मोटर से पावर लेकर आता है, और इस पूरे अंदरूनी सिस्टम को ढकने वाली एक खास स्पाइरल आकार की केसिंग होती है जिसे वॉल्यूट कहते हैं। ये सभी हिस्से मिलकर एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम तैयार करते हैं जो लगातार और भारी मात्रा में फ्लूइड को पंप कर सकता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में ऊर्जा के बदलने की एक शानदार 3 चरणीय प्रक्रिया काम करती है। देखिए होता क्या है। सबसे पहले मोटर सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी पैदा करती है, फिर वो तेजी से घूमता हुआ इम्पेलर इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके तरल पदार्थ को बहुत तेज गति देता है और उसे बाहर की ओर फेंकता है, और अंत में वो स्पाइरल केसिंग यानी वॉल्यूट अपनी खास शेप की वजह से इस तेज गति को काम में आने वाले दबाव यानी प्रेशर एनर्जी में बदल देता है। गति से दबाव तक का ये सफर ही इस मशीन की असली ताकत है। तो हमारी आज की इस पूरी चर्चा का सबसे अहम टेकअवे इन प्रवाह पैटर्न यानी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में ही छिपा है। एक तरफ रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हैं जिनमें फ्लो झटकेदार और रुक रुक कर होता है, जो बहुत हाई प्रेशर वाले कामों के लिए तो एकदम सही है। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं जिनमें तरल पदार्थ का प्रवाह बिल्कुल स्मूथ, लगातार और बिना किसी रुकावट के होता है। प्रवाह की प्रकृति का यही बुनियादी अंतर इंजीनियरों को ये तय करने में मदद करता है कि किसी खास प्रोजेक्ट के लिए कौन सी मशीन सबसे परफेक्ट रहेगी। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अलग अलग फ्लो पैटर्न और इन मशीनों के आंतरिक हिस्सों की इतनी स्पष्ट समझ होने से फील्ड में मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग के तरीके आखिर कैसे बदल सकते हैं। जाहिर है, जब हमें यह बारीकी से पता हो कि कोई मशीन अंदर से कैसे व्यवहार करती है, तो समस्याओं की जड़ तक पहुंचना और उन्हें सुलझाना कहीं अधिक सटीक और आसान हो जाता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस मैकेनिकल यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।